हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि कल हमने जो या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था बेसिकली हमने कंप्लीट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। जितने भी मैकेनिज्म्स थी मैंने आप सबको बताई, जितने भी पॉइंट्स थे मैकेनिज्म से रिलेटेड मैंने आपको सब बताई, जितने राज थे मैंने आपको जो मुझे पता थे वो सारे राज मैंने उसके खोल डाले और आपके सामने बोल डाले। ठीक है, तो अब हमें एक नई प्रॉपर्टी पढ़नी है, नई प्रॉपर्टी के राज पढ़ने हैं और उन राज को भी आपके सामने खोलना है। लेकिन उससे पहले जितना मैंने आपको पिछला पढ़ाया उसको अच्छे से करके देखिएगा, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स जो है वो भेज सकते हो रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, अदर 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 क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट अगर आपने वीडियो से कुछ डाउट्स है तो वो भी आप डाल सकते हो बेसिकली। हम मैं फटाफट जितना जल्दी हो सके उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, चाहे 10 मिनट में, चाहे 15 मिनट में, चाहे 20 मिनट में, चाहे 25 मिनट में, चाहे 1 घंटे में लेकर करूंगा। ठीक है, चलिए जी, तो फिर अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज हम। तो नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है आज की, वो हमें पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है वो भी। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उसको ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके भी आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के भी, एज वेल एज जैसे सब्स्टिट्यूशन के आते हैं वैसे एलिमिनेशन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, लाइटली नहीं ले सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर इतने क्वेश्चन नहीं है एलिमिनेशन से, लेकिन बाकी बुक्स में कॉम्पिटिशन्स के अंदर, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो या अदर कोई एग्जाम हो, उन सब में एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इसको कभी भी ढीला मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है पांडे जी, तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिएगा अपना हथियार। हथियार आपको पता ही अपना क्या है, एक ही तो हथियार अपने पास, और कोई बंदूक तो है नहीं हमारे पास चलाने के लिए, कोई आयरन डोम तो है नहीं बचाने के लिए। एक छोटा सा प्यारा सा हमारे पास मार्कर है, उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज हम लिखते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे? एलिमिनेशन करेंगे हम, एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे कैंडिडेट्स का। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है ना। जब तक बात का मतलब ही नहीं समझेंगे तो होगा क्या। देखिए, होता यह है जनरली कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से अगर हम दो एटम या ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप्स, या एक एटम एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से अगर हम दो एटम को या दो ग्रुप्स को या एक एटम एक ग्रुप को हटा रहे हैं, बल्कि हटा ही रहे हैं, सिर्फ उसकी जगह कुछ नया नहीं आ रहा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में तो हैलोजन को हटा रहे थे तो उसकी जगह कोई नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, तो रिप्लेसमेंट हो रही थी ना। लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं होती है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। बात समझ में आई पांडे जी? विदाउट एनी रिप्लेसमेंट विद अनदर एटम और ग्रुप्स। ठीक है, विद अनदर एटम और ग्रुप, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। हमने एक घर के अंदर से दो आदमियों को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह नए घर वाले भी नहीं आए। जो पुराने किराएदार थे वो चले गए, नया किराएदार कोई नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया? उनको एलिमिनेट कर दिया। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक खास बात, एल्काइल हैलाइड जो होते, चलिए बात कहूंगा आपको, अभी नहीं बताता, थोड़ा छुपा के रखता हूँ, चलिए जी, यहां तक बात समझ में आ गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन सब में मेरे ख्याल से आपको आ गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कार्बन का कोई कंपाउंड है, इसमें एक ग्रुप यहां लगा हुआ है ए, एक मान लीजिए यहां लगा हुआ है बी। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग एडिशन कार्बन पे 3 केस बनते हैं। 11th में हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बेसिक सा। यहां पर 3 केस बन सकते हैं आपके। पहला केस तो क्या बन सकता है कि जो आपके दोनों जाने वाले ग्रुप हैं, जाने वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम कार्बन पर हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन को हम क्या बोलते थे बेटा जी? अल्फा, है ना, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया तो अल्फा एलिमिनेशन बोलते थे, या इसको हम 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। कॉमन रूट के, कॉमन नेम के अकॉर्डिंगली बात करें तो अल्फा बोल सकते हैं, आईपीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 1-1 बोल सकते हैं। क्लियर? यहां पर क्या होगा, दोनों में से जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा उसको अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले को हम बीटा मानेंगे। तो यहां पर अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट कहां से हो रही है? बीटा से। दैट मींस बीटा एलिमिनेशन कहेंगे इसको, बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहां से हो रहा है?
बीटा से हो रहा है ना, या इसको क्या कहेंगे 1 2, तो 1 2 एलिमिनेशन हो रहा है, एक ही एलिमिनेशन हो सकता है ना। तीसरा क्या हो सकता है वैसे, तीसरा ये भी हो सकता है कि एक यहां हो और एक यहां हो, दूर बहुत, ऐसे केसेस में रिंग बनती है बेसिकली। और रिंग का मतलब ये कि कंपाउंड जो बनता है जनरली रिंग फॉर्म में बन जाता है, बट ये बहुत कम देखने को मिलती है हमें। अल्फा, बीटा और गामा, तो गामा सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, वाओ, है ना। तो गामा एलिमिनेशन, सारे के सारे गामा को लेकर, गामा को ले गए, तो इसको क्या कहेंगे 1 2 3, 1 3 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो तीन तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, 1 1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। ये सब हमने सीखा हुआ है प्लस 1 के अंदर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे मोस्ट कॉमनली एलिमिनेशन जो देखने को मिलता है वो बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है, और आने वाले पूरे टॉपिक के अंदर हमें बीटा एलिमिनेशन के बारे में ही समझना होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है, कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, होती ये भी है, होती ये भी है, बट बात हो रही है कॉमनली, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं वो तो हमें बीटा ही देखने को मिलती हैं, यानी कि दो अलग अलग रूम खाली करने पड़ते हैं, एक ही रूम से दो जनों को नहीं भेजते हैं। बात समझ में आ गई? क्या तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? डेफिनेशन समझा रहा था अभी तक आपको सिर्फ मैं, और आई थिंक आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। अब एक और बढ़िया बात आपको बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत हुई पांडे जी? नहीं हुई है? चलिए जी, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं आपको एलिमिनेशन में, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बीटा का। ठीक है, अल्फा और गामा पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पढ़ना नहीं है इतना कुछ खास, तो जरूरत भी नहीं नहीं है। बेसिकली आप प्लस 1 में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, बट इतना कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्यों देता हूं वो भी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सी, यहां H, यहां भी H, यहां भी H, यहां C, यहां H, यहां H, और यहां पर हमने लगा लिया कोई ग्रुप X। ठीक है, ऐसे तो एलिमिनेशन होगा नहीं, किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे कि जरूरत किसकी पड़ेगी, अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको, बेसिकली मैं सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई स्पीसीज है जिसकी वजह से दोनों रिमूव हो रहे हैं। क्या रिमूव? देखिए ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना। अब बीटा के पास तो रिमूव करने के लिए क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहां क्या रिप्लेस होगा, एक्स, तो बाहर क्या निकल रहा है, एक्स नेगेटिव। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ध्यान समझिएगा मैं क्या समझना चाह रहा हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये कार्बन इसको कहता है कि अपने हाइड्रोजन को बोलना कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कहता है तू भी क्या याद रखेगा, ये ले। तो यहां से हो क्या रहा है, यहां बच गया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस क्या निकला बाहर, H पॉजिटिव निकल गया इलेक्ट्रॉन देकर। अब बात आती है मुद्दे की, ये तो हमने समझ लिया कि एलिमिनेशन कैसे हुआ है, ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ है, ये बीटा एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन मुद्दे की बात तो रह गई, सर ओ सर ये हुआ कैसे, कौन ऐसी चीज आ गई जिसने इनको बेवफा बना दिया और ये छोड़कर चले गए, वो थी बेस, बेस की रिप्रेजेंस में। और बेस क्या होते हैं बताया था मैंने, जब भी मैंने सब चीजें बताई थी पहले ही। बेस क्या होते हैं, विच अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये सब मैंने बताया था स्टार्टिंग में। जिन बच्चों को, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 इससे पहले वाली केमिकल प्रॉपर्टीज की जो वीडियो स्टार्ट की जहां से होती है, प्लीज उसको जाके देखिए। वहां पर मैंने सॉल्यूशन के जब स्टार्ट किया है तो वहां मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, सब बताया है, चेक करने का तरीका बताया है। तो प्लीज पहले उसको जाके देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है उन्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, वो फटाफट समझ जाएंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भैया जी, देखिए जो बेस था हमारा वही एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, यहां तक बात क्लियर थी। देखिए अगर यहां पर कोई दूसरा एटम होता या कार्बन पर अटैक करता, अब बात देखिए, सिंपल सी बात समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। एक्स निकल गया, मान लीजिए पहले एक्स निकल गया, पहले एक्स निकल गया। अब अगर पहले एक्स निकल गया तो तो यहां पर सी पॉजिटिव आएगा, और जिस पर सी पॉजिटिव होता है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है।
तो अगर हमारा आने वाली स्पीसीज, मैं इसको बेस लिखता हूं, बी नेगेटिव, अगर हमारे आने वाली स्पीसीज यहां अटैक करती, यहां कार्बन पर, तो वो क्या होती थी? न्यूक्लियोफाइल। तो उस केस में रिएक्शन क्या बन जाती थी? सब्स्टिट्यूशन बन जाती थी। बताया था मैंने। लेकिन अगर यही चीज इसको हटाने की बजाय इसको हटा दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी तो आ सकते हैं रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट लग सकता है यहां पर, तो उसकी वजह से ये भी तो कुछ देर के लिए H पॉजिटिव बनता है ना, और क्योंकि H पॉजिटिव बनता है तो ये इसको भी अटैक कर सकता है, और जब ये चीज H को अटैक करेगी, H को, तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी पांडे जी? बेस बन जाएगी। उस केस में क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। ओ हो, ये तो बड़ी मजेदार बात निकल कर आ गई कि एक ही चीज है लेकिन वो दो तरह के रोल निभा रही है, डबल रोल कर रही है, जुड़वा बन रही है। लेकिन पांडे जी दोनों केसेस में चीजें अलग हो रही है। अगर वही चीज न्यूक्लियोफाइल बनती है तो हमें सब्स्टिट्यूशन देती है, लेकिन अगर वही चीज हमारी बेस बन जाती है तो एलिमिनेशन देती है। इसका मतलब स्पीसीज वही है, जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस है, लेकिन बात आ गई उसके रोल की, कि वो रोल किस चीज का अदा कर रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल सारा एलिमिनेशन समझाने के बाद बताऊंगा कि हम कैसे देखें कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ स्टोरी समझा रहा हूं कि एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है एक ही चीज से। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी जो फेवर करेंगी एलिमिनेशन को, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी शायद जो फेवर करेंगी सब्स्टिट्यूशन को। कंडीशंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एलिमिनेशन को सीख लेते हैं अच्छे से। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई दिक्कत हुई समझने में कि एलिमिनेशन कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा, जो क्या करेगा? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को खींच लेगा, और जैसे ही इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा ये X निकलकर चला जाएगा। ठीक है? जैसे ही बेस इसके आसपास आएगा एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यहां तक सारी मैकेनिज्म वर्किंग समझ में आई। अब पहली कंडीशन तो आपको बताता हूं कि एलिमिनेशन कौन कौन से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो जाने वाला है, ये जो जाने वाला है पांडे जी, ये भी तो नेगेटिव फॉर्म में निकला है, बाहर निकला है ना। इसका मतलब ये भी क्या है? एक है तो न्यूक्लियोफाइल ही, यानी ऐसे ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिमूव हो सकते हैं या लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अगर आपके कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पढ़नी हेलोजन की है ना, तो हेलोजन तो होंगे ही, तो हेलोजन होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में एक आएगा आपका OH, अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो ये भी एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन करने के बाद ये भी एल्कीन ही बनाता है। यानी जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो एल्कीन मिलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर कहीं पर एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है ना, और एल्केन से बन रहा है, जैसे चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे और भी जो एग्जाम्पल मैं भी लिखूंगा, अगर वो एल्कीन बना रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पर एलिमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो X हो सकता है, OH हो सकता है, OR मतलब क्या हो जाएगा? ईथर, तो ईथर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है N2 पॉजिटिव, हालांकि इसका यूज बहुत कम है। डाइजेनियम सोल्ट में आया था, हमारे पास आया था ना डाइजेनियम सोल्ट में N2 पॉजिटिव, तो वो हो सकता है। इसके अलावा H2 पॉजिटिव पढ़ा था हमने, ये भी अल्कोहल में बनता है, पूर लिविंग ग्रुप होता है ना। इसके अलावा और भी क्या बताया था मैंने आपको? NR3 पॉजिटिव बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, तो ये सारे ऐसे ग्रुप हैं अगर कि ये प्रेजेंट होंगे ना, तो एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहां तक बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी, बोलो बेटा जी, घुसी के नहीं घुसी। एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड का हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। बेस होगा तभी एलिमिनेशन होगा। अगर वही चीज न्यूक्लियोफाइल बन गई तो सब्स्टिट्यूशन करवा देगी। हमें तो एलिमिनेशन चाहिए है। यही सब तो सीखना है कि एलिमिनेशन कब होगा, किस स्पीड से होगा, क्या नहीं होगा, क्या कब होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? दिक्कत कोई आई? नहीं आई ना? समझ में आया ना अभी तक का? पक्की आया ना? कंसेप्ट समझ में आया ना कि एलिमिनेशन कैसे होगा? सब क्लियर हो रहा है ना? चलिए साफ कर दूं। अभी एक चीज और बतानी है आपको, बढ़िया सी मजेदार वाली बात बतानी है। मजेदार वाली बात मतलब वो बात ऐसी है
बस उसको पढ़ लिया ना आपने, ओ हो, आधा एलिमिनेशन तो वैसे ही हो जाएगा आपका। आए अरे, छा जाओगे, छा। क्या बात है, वो सर बता ही डालिए आज तो हमें, हम बताने के लिए ही तो आते हैं, है ना पांडे जी। देखिए जी क्या होता है। अच्छा एक खास बात और इसमें याद रखिएगा, वो ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर बहुत हाई रिक्वायरमेंट होता है। सब्स्टिट्यूशन में हमने कहीं भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया था, बट एलिमिनेशन जो होता है इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ये तो हीटिंग करने पर ही हो सकती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि कहीं पर ऐसे साथ में ऐसे लिखा हो ना न्यूक्लियोफाइल के या बेस, आपको पहचान करना आ रही है न्यूक्लियोफाइल के बेस है, तो वहां पर साथ में देखिए कि उसने ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर हीटिंग लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो वहां पर एलिमिनेशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये बहुत ध्यान की चीज है। कई बार आप नहीं पहचान कर पाते हो कि इसको न्यूक्लियोफाइल मानने के बेस मानने, तो उस केस में ये देखिए साथ में कि हीट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हीट लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वहां पर एलिमिनेशन होगा, फिर तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में, फिर आप प्रोडक्ट बड़ी आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो हो गई बात खत्म। अब मुझे जो समझाना है, मुझे जो समझाना है, अब मैं उस पर आता हूं, अब मैं उस पर आता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक आहा आहा, ये मेरे पास H लगा लिया मैंने, एक H यहां लगा लिया, ओहो, यहां लगा लिया H, यहां लगा लिया Br, और यहां पर मैंने लगा दिया एक और CH3। इसको बल्कि मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, इसको लिख सकता था बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, समझनी है, हमें समझाना है मुझे इसी में। अब ध्यान से एक बात देखिए पांडे जी, इसको समझने से पहले मैं एक बात और लिखता हूं, फिर आपको फिर ये जल्दी समझ में आएगा। देखिए अभी मैंने समझाया भी था वैसे तो कि CH3, ये CH2, ये भी CH2, और यहां, अरे यहां इसको यहां लगा दो, यहां, और ये यहां Br। कितने बीटा कार्बन है पांडे जी? अरे ओ सांभा, कितने बीटा कार्बन थे सरदार? एक। इस तरफ तो है ही नहीं, तो अल्फा है ना, ये बीटा हो गया। तो प्रोडक्ट कितना बना? एक। कौन सा सर? यहां से रहेगा एज इट इज, इसका इलेक्ट्रिक को समझ लो, मैं वो चीज नहीं लिखा बेस क्या न्यूक्लियोफाइल का, मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूं कि ये आ गया यहां और ये चला गया, तो इसका मतलब ये CH डबल बॉन्ड CH2 बच गया। यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। लेकिन लेकिन ये तो तब था जब तक जय और वीरू नहीं आए थे, सिर्फ सिर्फ ठाकुर था, तो ठाकुर के हाथ तोड़ना तो बहुत इजी था। लेकिन अब जब गब्बर पूछता है कि अरे ओ सांभा कितने बीटा कार्बन हैं, तो वो बोले सरदार, ओ सरदार, 2 बीटा कार्बन हैं, 2 बीटा कार्बन हैं। तो गब्बर कहता है वाह, बीटा कार्बन 2, प्रोडक्ट 1, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। तो उस नाइंसाफी को दूर किसने किया? उस नाइंसाफी को दूर किया सेठ जफ ने, सेठ जफ ने। तो वहां से एक रूल आया, सेठ जफ वही देख खुद कोई इंसान नहीं है, बेसिकली रूल दिया गया है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि सेठ जफ खुद एक इंसान था, नहीं। एक्चुअल जो साइंटिस्ट थे वो एक रशियन केमिस्ट थे, उनका नाम मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा क्या, बट उनका नाम सेठ जफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सेठ जफ तो एक रूल बनाया गया है सिर्फ, कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सेठ जफ नाम है, नहीं, सेठ जफ खुद एक नाम नहीं है किसी का जिसने रूल दिया है, ये रूल किसी और ने डिस्कवर किया था, नाम उसको सेठ जफ रूल दिया गया है, ठीक है। कभी कहोगे सर हाँ सेठ जफ एक इंसान था, नहीं भैया जी, सेठ जफ तो रूल लगा लिया उसने, कानून बना दिया उसने। क्या कहा उसने गब्बर को? उसने कहा गब्बर को, अरे ओ गब्बर सुन, मैं बताता हूं तेरे को बात। कह रहा है कि जिस कार्बन के पास, जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम दिख जाए ना, वहीं से निकाल दे, वहीं से निकाल दे। तो गब्बर बोला अब बात कुछ भेजे में घुसी मेरे, यानी कि यहाँ क्या बच गया? CH। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या रह गया? CH, और ये क्या आ गया? CH3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं निकल सकता, कंडीशंस दोनों के लिए फेवरेबल है, एलिमिनेशन दोनों में हो सकता है। बेस जो है वो तो इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, बट मोर एसिडिक कौन सा है? ये वाला है। कुछ तो इसको भी करेगा, मतलब ये क्या बनेगा हमारा? ये मेजर बनेगा, मतलब अगर ये 80% ये बनेगा, तो दूसरे वाला कौन सा बनेगा? जहां पर यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, है ना। पहली सिचुएशन तो ये हो गई ना, मेजर तो ये बना लिया भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये निकल गए बाहर। लेकिन माइनर भी बन सकता है, उसमें क्या होगा?
उसमें ये होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से, ये वाला आएगा, तो इस CH3 पे कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद यहां पर ये बच गया आपका CH2, ये C, ये H और डबल बॉन्ड यहां से H2 आ गया, बट ये माइनर बनेगा, माइनर बनेगा। ठीक है, ये हो सकता है 20% बन जाए, अगर वो 80 बना तो 20 बनेगा। तो सेडजफ के अकॉर्डिंग क्या उसने कहा, सेडजफ के उसने अकॉर्डिंग ये कह दिया कि भैया जी अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि आपको दो तरह के बीटा कार्बन दिखते हो, तो वहां पर जिस बीटा कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होना, वहीं से एलिमिनेशन करना, और वहीं से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। पहली बात। दूसरी बात बड़ी मजेदार बता रहा हूं, काम आएगी आपके, चीज ऐसी कोई भी नहीं जो काम की ना हो। ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा। अब इसका अगर आप कॉन्फर्मेशन लिखें, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कॉन्फर्मेशन नहीं सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? ओ हो, जिमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं ना, एल्कीन है, एल्कीन शो जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये जिमेट्रिकल करेगा ना। कैसे? ये दो बीच वाले कार्बन, इनके पास एक ये H है और एक ये CH3 है, ये रहा। इसी तरह दूसरे वाले के पास भी तो यही है। इसको कौन सी कॉन्फर्मेशन कहते थे सर जी? सिस बोलते थे। बिल्कुल सही बात है। अब ये बना है, इसके भी तो दो तरीके बन सकते हैं ना। हो सकता है कि वो सिस फॉर्म बना रहा हो, या हो सकता है, अरे सर, ओ सर, क्यों हमारे मजे ले जाते हो आप? अरे बेटा जी, हम नहीं ले जाएंगे मजे, हम ले लेंगे तो कोई बात नहीं, पेपर वाले मजे ले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये कौन सी फॉर्म बन गई? ट्रांस। एंड वी नो दैट ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। इसका मतलब इसकी भी कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? ट्रांसफॉर्म स्टेबल होगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज स्टेबल देन सिस फॉर्म। लिख लीजिएगा बातें, कोई नहीं बताएगा ऐसी ऐसी बातें 1 मिनट में आपको। प्यार से ट्रांसफॉर्म जो है वो बहुत स्टेबल है देन, ओहो यही मिल गया है तो हमें, सिस फॉर्म। क्या बात है, क्या बात है। यानी अगर टोटल 80% ये बना है, तो उस 80% में भी हो सकता है कि 70% तो सिस बना हो, और 10% सॉरी 70% तो ट्रांस बना हो, और 10% सिस बना हो। ये सारी बात तो मेजर कौन सा हुआ इसमें भी? ट्रांस हुआ, ट्रांसफॉर्म मेजर होगी। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? स्टोरी समझ में आई सारी की सारी कि सेड्स ऑफ रूल कैसे लगाना है और कब लगाना है? एलिमिनेशन के दौरान लगता है, तो इसको बोल सकते हैं सेड्स ऑफ एलिमिनेशन। रूल के, क्योंकि रूल ये वाला लगा ना इसके ऊपर, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? इसको हम सेड्स ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो गई? बातें सारी जो बताई हैं बड़े प्यार से स्टेप वाइज एक चीज बताता हूं, नोट कर लीजिए कि ये सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन करोगे कहीं निटकोगे, लेकिन अगर कंफ्यूजन कर लोगे तो दिक्कत आएगी। प्यार से आराम से स्टेप समझो बारी बारी से, कि पहले सर ने क्या बताया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें क्या बताया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? साफ हो गया, समझ में आ गया? अब मैं इसको करता हूं साफ। उसके बाद अभी तो इसमें एक चीज और बतानी है आपको। क्या बतानी है? अरे सर, मजे कर देते हो आप तो, बिल्कुल दिमाग की घंटियां खड़का देते हो। बेटा जी यही तो हमारा काम है। ओ काम काम काम। चलो जी, ये शोले तो हमने कर दी खत्म, कर दी ना खत्म ये वाली शोले तो। लेकिन एक दूसरी शोले भी आई थी, याद है किसी को? आई थी कि नहीं आई थी? लेकिन शोले नाम से नहीं आई थी, किसी और ही नाम से आई थी। उसका नाम था राम गोपाल वर्मा की आग। और उसमें गब्बर कौन बना था? अमिताभ बच्चन जी बने थे। क्या बात है, पूरी स्टोरी ही बदल दी थी। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा पांडे जी। क्या क्या होगा अब सुनिए। हम हमसे क्या कहा गया? हमसे ये कह दिया गया कि अगर ना, अगर 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 मैं नहीं चाहता कि प्रोडक्ट बने, मैं तो जो ये माइनर बना था ना, मुझे इसको मेजर करना है, मेजर वाले को माइनर करना है, माइनर वाले को मेजर करना है, तो नॉर्मल सी बात है जो सिचुएशंस थी उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उसका बीड़ा किसने उठाया? होफमैन ने उठा लिया। होफमैन ने उठा लिया और नाम दे दिया गया
हॉफमैन एलिमिनेशन। कहेंगे बच्चे, कहेंगे सर आप बहुत मूवी देखते हो, शायद हर चीज को मूवी से ही जोड़ देते हो। बेटा जी आप बहुत मूवी देखते हो, आपको जो चीज पसंद है ना मैं तो वहीं लेके आता हूँ आपको, ताकि ध्यान ना भटके आपका। हॉफमैन एलिमिनेशन, बेटा सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने अब ये कहा कि मुझे मेजर को माइनर करना है, माइनर को मेजर करना है, तो क्या हो क्या ऐसा करूं मैं कि मुझे उल्टा प्रोडक्ट मिल जाए, ये वाला ज्यादा मिले ये वाला कम मिले, है ना। तो उसके लिए हॉफमैन ने हमें क्या बताया, उस पर आइए देखिए। पहली बात उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे ये कह दिया, पहली कंडीशन, कंडीशन चेंज करनी ना हमें, कब कब आप ये अप्लाई करोगे, कब कब आप सेट्स की कोई दिक्कत नहीं है, सेट्स तो आप जनरली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन कंडीशंस में आपको हॉफमैन अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको दूसरा मिलेगा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हैं इस बात को हम। ठीक है, कंडीशन पे आते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन थी ना, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमारा बेस बेस जो है वो अगर बहुत बल्कि हो, एक तो छोटा सा बेस हो, छोटा सा बेस, जैसे कि OH नेगेटिव, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बेस है ना हमारा, और एक बेस मेरे पास हो ये वाला, ओए होए 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 होए, ओए होए होए ओए होए होए होए, है ना बड़ा बेस, है ना बड़ा बेस, बल्कि है ना बल्कि। तो अगर मैं एक ही रिएक्शन को, एक ही रिएक्टेंट को दो अलग अलग बेस में लेता, एग्जाम्पल मैं आपको देता, अभी देता हूं, सारा काम ही तो एग्जाम्पल का है। कैसे, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा ना ऊपर, वही लिखते हैं। यहां लिखा था मैंने H H C H Br, और यहां पर ये हो गया टन टन टन। अब अगर मैं बेस लेता हूं OH नेगेटिव, ये तो बेस इतना बल्कि नहीं है, तो सेडजेफ रूल को फॉलो करेगा, तो प्रोडक्ट हमें ये ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह बेस ये लिख देता, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, यहां हमने याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके पांडे जी। टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड ये लिखा मिल जाए ना, ओए पांडे जी, तो ना है उल्टा कर देना। अब ये H जाएगा पहले, यानी कि CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH2 भी एज इट इज रहेगा, अब की बार CH और CH2 बनेगा। तो ये किसकी वजह से बना, सेटजफ की वजह से बना, और ये हॉफमैन। तो पहली कंडीशन को ध्यान में रखिएगा पांडे जी, बहुत ही जरूरी कंडीशन बता दी आपको कि अगर बेस बहुत बड़ा होता दिखे तो प्रोडक्ट हॉफमैन से बन जाएगा। ये पहली कंडीशन थी, समझ में आ गई, आसान थी, मुश्किल तो नहीं थी, जस्ट एग्जांपल, दोनों के साथ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसे समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर जाने वाला ग्रुप, ये जो जाता है ना, ये अगर बहुत पुअर है, जाना ही सॉरी, जाना ही नहीं जाता है, तो होफमैन कहता है, मैं आता हूं, अब मैं बताता हूं कैसे जाता है, अब मैं बढ़ाऊंगा लिखना प्रोडक्ट। तो उस केस में भी हॉफमैन को ही फॉलो करना है। और पुअर लिविंग ग्रुप आपको पता है कौन सा है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है, अगर हम हेलोजन की बात कर रहे हैं तो F नेगेटिव। तो जिन कंपाउंड्स में आपको फ्लोरीन दिख जाए और एलिमिनेशन करना हो, तो आंख बंद करके हॉफमैन लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहां तक। तो F नेगेटिव हो गया अगर हम हेलोजन की बात कर रहे हैं। अदर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो अदर ग्रुप्स में हमारे पास जो एग्जांपल बेसिकली जो लिविंग ग्रुप के होते हैं, वीक लिविंग ग्रुप के होते हैं, एक तो NR3 पॉजिटिव होता है, एक आपका SR2 पॉजिटिव होता है। दीज आर वेरी लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये प्रेजेंट हो तो भी हॉफमैन लगाना, लेकिन क्योंकि हमारे केस में हम हेलोजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें यहां पर फ्लोरीन को देखना है। तो अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो आपको रिएक्शन अलग तरीके से करनी है। अब मैं उसी केस को देखो, अब हमारा बेस बेशक सेम हो, मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर मैं कर लेता हूं OH नेगेटिव ही, OH नेगेटिव ही कर लेता हूं, लेकिन एक बार तो Br था, अगर Br था तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, अगर Br था तो प्रोडक्ट ये बनेगा, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं F कर देता हूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा पांडे जी। देखो बेस सेम थे, लेकिन लिविंग ग्रुप की बात आ गई, तो वो आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या देखें हम,
ठीक है, बेस देखिए पहले तो बेस सेम दिख रहे हैं, तो फिर लिविंग ग्रुप पे आइए पांडे जी। लिविंग ग्रुप फ्लोरीन दिख गया तो आंखें बंद, काम चालू कर दीजिए कि प्रोडक्ट तो होफमैन का बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत? दो कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज, देखिए तो है, ऐसे भी शो कर सकते हैं कि लिविंग ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है तो भी वो होफमैन को फॉलो करेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 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 लिविंग ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी हम होफमैन को फॉलो करवा सकते हैं। टेंग टेंग टेंग, समझ में आ गया? ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, और थर्ड कंडीशन के लिए मुझे इसको जरा सा साफ कर दूं। अरे हाँ रे हाँ रे हाँ, लो जी कर देते हैं, लो जी लो, लो जी लो, हो लो जी लो, कर दिया साफ। इसको नहीं कर रहा मैं, बाद में करें। थर्ड कंडीशन पर आते हैं पांडे जी। हाँ क्या बात है, बच्चे कहेंगे वाह सर मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखिए भाई, अगर 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 एक तो मेरे पास है बीटा कार्बन जो होता है, बीटा कार्बन जो है, बीटा कार्बन, ठीक है, अगर बीटा कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, बीटा कार्बन इज 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 स्टीरिकली हिंडर्ड, ओ हो, अगर ऐसा कुछ दिख जाए ना तो भी होफमैन एलिमिनेशन ही होगा। कहेंगे सर बिना एग्जाम्पल तो हमारे भेजे में बात घुसती ही नहीं है, एग्जाम्पल दो ना। हम कहेंगे जब तक हम हैं तो क्या गम है, लो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक तो मेरे पास है, अब मैं थोड़ा सा केस को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे था नहीं, साफ कर इसको, छोटा बनाते हैं। ये था CH3 C, और बीटा कार्बन लेना था ना हमने, तो यहाँ H था, यहाँ भी H था, यहाँ CH था, यहाँ Br था, और यहाँ पर CH3 था। ये अल्फा था, ये बीटा था, ये भी बीटा था, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यही था, यही था, यही था, यही था, ये। अब अब पांडे जी, अब यहां से मैंने लिखा बेस, प्रोडक्ट बना लोगे, बना लोगे, क्योंकि बेस भी छोटा है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, और लिविंग ग्रुप भी Br है। तीनों बात आ गई ना। देखो, ना तो बीटा कार्बन पर कोई ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है नहीं, दो छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, रिप्लेस तो हो सकता है ना। हाँ, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है भाई। कभी ये कहो कि सर बीटा हाइड्रोजन, बीटा पे हाइड्रोजन और एलिमिनेशन कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं आपको शायद, आपने शायद समझी नहीं इस बात को, कि बीटा कार्बन के ऊपर, बीटा कार्बन मस्ट हैव हाइड्रोजन, मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अगर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो रिमूव कैसे करवाएंगे हम? तो यहां पर तो दोनों के पास हाइड्रोजन है, लिविंग ग्रुप Br है, फ्लोरीन नहीं है, बेस छोटा है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो सेडजफ को फॉलो करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, स्टार्टिंग में ले लीजिए कहीं पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेडजफ प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ओ हो, अगर मैं इसी के अंदर क्या कर दूं, बता दो मुझे, क्या कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं ऐसे कर देता कि यहां पर ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर बीटा कार्बन के साथ यहां पर CH3, यहां CH3 कर दूं, तो अब क्या होगा? अब देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी क्या होगा? अभी भी यहीं से प्रोडक्ट बनेगा, कम हाइड्रोजन अभी भी इसी के पास है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। लेकिन ओ हो, वो क्या कहता है, वो कहता है बेशक इसके पास H हो, लेकिन अगर गामा जो कार्बन है ना आपका, वो अगर स्टीरिकली हिंडर्ड हो गया बहुत ज्यादा, हालांकि बीटा कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बीटा कार्बन आप देखिए कि बीटा कार्बन के आसपास कितनी भीड़ है, इसलिए बीटा कार्बन को मैं स्टीरिकली हिंडर्ड बोल रहा हूं। एक्चुअल में तो गामा के पास भीड़ बढ़ रही है ना। तो बीटा कार्बन के आसपास अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा ग्रुप लग गया, है ना। और ये कौन सा है? टर्सरी है। गामा कार्बन कैसा हो अगर अगर इफ गामा कार्बन इज, गामा कार्बन इज टर्शरी, टर्शरी, तब क्या होगा? तब भी हमारा होफमैन ही बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं भाई,
ये रहा एज इट इज, 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 इस पर भी कोई असर नहीं। ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया होफमैन प्रोडक्ट, ये बना था हमारा सेडजफ प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो तीसरी कंडीशन हो गई कि अगर बीटा कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए, यानी गामा कार्बन आपका टर्सरी हो जाए, तो प्रोडक्ट हमारा होफमैन के अकॉर्डिंग बनेगा। 10 ये 3 कंडीशंस आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी बुक्स के अंदर। एक कंडीशन है जो बुक्स में डिस्कस नहीं होती है, बट मैं वो डिस्कशन करना चाहूंगा क्योंकि बहुत काम की है, नीट और जेईई में आती है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन, उसके लिए मुझे इसको फिर से साफ सुथरा करना होगा। साफ और सुथरा दोनों करने होंगे, करने ही होंगे, करने ही होंगे। बिना करे काम चलता ही नहीं है, नहीं चलता ना, ना आपका ना मेरा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर इफ, क्योंकि हम हेलोजन पढ़ रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इफ एल्काइल हैलाइड कंटेन more than one or more डबल बॉन्ड, तो भी होफमैन होगा, सेडजफ नहीं होगा। ये फोर्थ कंडीशन है हमारी कि अल्काइल हैलाइड अगर हमारा उसमें डबल बॉन्ड है तो वो अल्काइल तो रहेगा नहीं, वो एलाइल बन जाएगा एक्चुअली में, तो ना, तो उसमें अगर एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो भी हम क्या करेंगे? होफमैन करेंगे। सर जी एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, यही तो काम है हमारा। यहां तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन पांडे जी यहां तो डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर मैं इसका आपको प्रोडक्ट पूछता एलिमिनेशन में और इसका आपको प्रोडक्ट पूछता एलिमिनेशन में, तो आप क्या कहते? आप कहते सर बेस छोटा है, लिविंग ग्रुप Br है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो प्रोडक्ट पक्का सेडजफ बनेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चे, सीख गए तुम तो। जब यहां पूछता कहते सर बेस पल्की नहीं है, अभी तक तो सेडजफ को फेवर कर रहा है, Br भी है अभी भी सेडजफ को फेवर कर रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है अभी भी फेवर कर रहा है सेडजफ को, लेकिन सर डबल बॉन्ड है यहां तो, और इसका मतलब अब ये किसको फेवर करेगा? होफमैन को फेवर करेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये आपकी फोर्थ कंडीशन जो है वो हो गई, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि कब कब हमें होफमैन लगाना है। मैं फटाफट से दोबारा से चारों कंडीशन लिख रहा हूं, शायद आप भूल गए होंगे। पहले कंडीशन क्या थी बताइए मुझे, आप बताइए। कहेंगे सर हम कैसे बोलेंगे, हम तो देख रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, पहली कंडीशन थी बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी? बेचारे गरीब लोग क्या करें, लॉकडाउन में अपना काम छोड़कर जाते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप हैं बेचारे। तीसरी कंडीशन क्या थी? बीटा कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। होए 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 होए। और फोर्थ क्या है? फोर्थ थी प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डबल बॉन्ड। वाह वाह वाह, यहां तक बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी? घुस गई होगी अच्छे से, बिल्कुल प्यारे तरीके से। कोई दिक्कत यहां तक आई नहीं आई? समझ में आया? आ गया सर जी। तो आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आया है। समझ में आना ही चाहिए, बिना समझ में आए तो बात बनेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं, बनने ही नहीं देंगे हम, नहीं बनने देंगे पांडे जी। अब एक नया टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहां तक सब समझ में आया है? ये 4 कंडीशन समझ में आ गए अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई है? चलिए जो बताऊंगा बढ़िया बताऊंगा, कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, आने वाले दिनों में भी कहूंगा कि जो कर। देखिए बेटा, इस चैप्टर पर टाइम लगा लीजिए आप, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर पर अच्छे से टाइम लगा लीजिए।
इसके बाद के चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तब तक आप बिल्कुल हैबिचुअल हो गए होंगे इन कंसेप्ट के साथ कि हाँ ये कंसेप्ट तो सारे पता है, वही तो बार बार अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो नया आएगा वो तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन जनरली तो मोस्टली हर चैप्टर में इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, जो आप ये पढ़ रहे हो, एलिमिनेशन पढ़ रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होगी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होगी, कुछ नई प्रॉपर्टी आएगी तो वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। अच्छा, खास बात देखिए भाई, इसको हम आपकी एनसीईआरटी में क्योंकि इसका नाम दे रखा है रिएक्शन का, तो मैं क्योंकि हम हेलो के नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें नाम क्या दिया हुआ उसने आपको रिएक्शन का। देखो क्या रिमूव हो रहा है, क्या घट रहा है, एक तो हाइड्रोजन घट रहा है, घट रहा मतलब डिक्रीज, तो उसका डी हटा लो, डिक्रीज का डी हटा लिया, हाइड्रोजन का हाइड्रो हटा लो तो डी हाइड्रो हो गया, है ना। क्या क्या घट रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है और हेलोजन, तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ गया। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि कई बार बच्चों सर आपने वो नाम तो बताया नहीं, हमारी बुक्स में है, आपको तो पता ही नहीं फिर इसका मतलब। बेटा जी ऐसा होता है कई बार पढ़ाते टाइम कोई चीज ऐसी होती है जो लगता है कि इतनी बड़ी नहीं है, दिमाग में शायद ना स्ट्राइक करे वो, बट आ जाती है फिर पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में, बाद में आगे पीछे टीचर बता ही देता है उस चीज को। सभी टीचर का पढ़ाने का मेथड अपना अलग अलग होता है। कोई टीचर को कोई चीज पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, उसको पहले बताएगा, ठीक है। किसी को शायद दूसरी चीज को इंपॉर्टेंट लगती है, पहले वो बता देगा, लेकिन करवाएगा सारा। कोई भी टीचर हो करवाएगा सारा, लेकिन करवाएगा आगे पीछे अपने अपने मेथड से, जहां उसको लगता है कि हाँ इसकी अब जरूरत पड़ेगी उसको वहां करवाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं, हो सकता है कि अभी ये कभी ना करवाया हो मैंने, तो सर आते हैं वो तो करवाया ही नहीं, मैं करवाऊंगा शायद, लेकिन मुझे बाद में करवाना, मुझे लगता हो कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर, तो अभी जरूरत भी नहीं है, बाद में हम करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलिए जी, जैसे अब हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैकेनिज्म पढ़ी थी ना, क्या सर क्या बात करते हो, 3 दिन यही तो पढ़ा है। बिल्कुल पांडे जी, 3 लेक्चर यही तो देखे हमने। अब इसी तरीके से एलिमिनेशन की भी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। कहेंगे सर क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, बेटा जी मैं जान ले लूंगा तो अमर हो जाओगे, पेपर वालों ने जान ले ली तो उड़ जाओगे, समझ में आई बात। चलिए जी, तो मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बड़ी आसान सी है, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, जल्दी समझ में आती है। अगर जिसने SN और SN2 पढ़ी है उसको तो और जल्दी समझ में आएंगी। तो इसलिए जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं पहली बार, प्लीज 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 बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन को जाके देख लीजिएगा, उसके बिना समझ में नहीं आती है, ठीक है। चलिए जी, तो 4 मैकेनिज्म इसमें होती है, उसमें तो बहुत सारी थी ना, इसमें 4 ही है, और उसमें जनरली मेनली तो 1-2 ही पढ़नी है हमें, बताऊंगा मैं तीनों चारों ही आपको, बट फिर वही बात है कि मैं तो भैया पेट में मेरे तो बात पचती नहीं है ना, जो मुझे बात पता है वो तो मैं बता के छोड़ूंगा, मेरा पेट दर्द कर जाता है वरना क्या करें, है ना। तो 4 मैकेनिज्म आपकी होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे E2 मैकेनिज्म, ठीक है, E2 मैकेनिज्म, टेंग टेंग टेंग, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही करनी है हमें, क्वेश्चन मोस्टली आपको इसी के मिलेंगे, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मोस्टली क्वेश्चन आपके जो हैं इसी मैकेनिज्म से होते हैं, आते भी इसी से हैं, ठीक है। दूसरी कहेंगे सर अब तो हम समझ गए, आपने E2 लिख दिया ना, अब आप पक्का E1 लिखोगे, बड़े शैतान बच्चे हैं भैया जी, बड़े शैतान बच्चे हैं, क्या करें, आजकल के बच्चे नहीं बाप पैदा होते हैं, बाप, है ना। 2000 से पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो बच्चे पैदा होते थे, अब तो भैया जी बाप पैदा होते हैं, हाथ में फोन, वो भी 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, छोटी सी गुड़िया यूट्यूब चला रही है, ऐसे क्या करें यार, हमारे जैसे को अभी तक नहीं पता यूट्यूब चलता कैसे है, पूरी तरह से बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, बाप। फिर E1 जब पढ़ लोगे तो भैया जी E1 के साथ ना E1C भी पढ़नी होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपकी देखिए भैया जी, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड में इतना ज्यादा एलिमिनेशन से नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बोर्ड में एलिमिनेशन से इतना ज्यादा नहीं है, बेसिक से 1-2 डायरेक्शंस हैं, पहचान का तरीका है, सिंपल सा बता दूंगा। लेकिन अगर हम नीट पर जाएं या जेई पर जाएं तो उसमें एलिमिनेशन से बहुत डीप आगे का कुछ टॉपिक आता है, तो बेशक ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड वाले बेशक चाहें तो उसको इतना अच्छे से ना सुने, लेकिन अगर नॉलेज बढ़ानी है अपनी तो सुन लीजिए, लेकिन नीट और जेई के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रामबाण दवा बता रहा हूं, इलाज पक्का होगा, 100% होगा,
फोर्थ एक हमें जो पढ़नी है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है ईआई मैकेनिज्म। जैसे एसएनआई पढ़ी थी ना हमने, वैसे ही ईआई मैकेनिज्म पढ़नी है। ठीक है, ये सिमिलर सी होती है SN2 के, हालांकि बिल्कुल सेम नहीं है, बट कुछ कुछ फीचर दोनों के मिलते हैं। मैंने कहा था कि एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन होगा उससे एक्टेंट का तो SN2 के फॉलो से होगा, और अगर एलिमिनेशन होगा तो E2 से होगा। ऐसे E1 किससे मैच करती होगी? SN1 से करती होगी, है ना। ये तो कुछ अलग ही चीजें, इनके बारे में यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये चार जो मैकेनिज्म है ना, इनके बारे में ना आपको मैं बड़े बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ना आए तो मुझे बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रही है। तो आज का टाइम इतने हमारे पास नहीं है कि मैं आपको E2 करवा दूं। मैं चाहता हूं कि पूरे एक लेक्चर में पूरी E2 करवाऊं, ठीक है, फिर एक लेक्चर में मैं E1 करवा दूं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रॉपर्ली देख सको। अब मैं आधा आज करवा दूंगा, आधा फिर अगले लेक्चर में करवाऊंगा, तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। मैं नहीं चाहता कि डिस्टर्बेंस हो, तो मैं चाहता हूं कि हम E2 जो मैकेनिज्म है कल स्टार्ट करें, अगले वीडियो में स्टार्ट आपको मैं E2 करवाऊं, फिर हम E1 करेंगे। E2 समझ में आ गया तो E1 तो बहुत जल्दी हो जाएगी। वही 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 वाली बात है कि पिछले केस में मैंने आपको SN1 समझाई थी अच्छे से, SN1 आई तो SN2 आपको फटाफट आ गई थी। यहाँ भी यही है कि अगर मैंने आपको E2 करवा दिया तो E1 आपको बहुत जल्दी आ जाएगी समझ में, E1 आ जाएगी तो E1 से भी तो और जल्दी आ जाएगी समझ में, E1 से भी आ जाएगी तो फिर तो ये तो इजी कुछ नहीं है पांडे जी, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे E2। आज के लिए इतना काफी है, मौज कीजिए, पढ़िए आराम से, क्वेश्चन करके देखिए, और कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताइएगा। अभी मैंने 2-3 चीजें छोड़ी हुई है बीच में, मतलब बीच में तो नहीं कह सकता मैं, कंसेप्ट है कोई, कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, वो सॉल्यूशन में भी होता है, एलिमिनेशन में भी होता है, तो इसलिए पहले मैंने सबको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं उसको बताऊंगा कि कहां लगाना है। ठीक है, चलिए जी, तो आज का इतना काफी है, कोई ज्यादा लंबा लेक्चर हम करते नहीं है आज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो मुझे बताइएगा, पढ़ते रहिए कैमेरा के साथ, अपन है ना।